हेलो दोस्तों, विद्युत स्टडी चैनल से आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए जो जो लोग यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, यूपीपीसीएल आपको कितने पैसे देगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको उस पैसे के लिए क्या क्या काम यहाँ यूपीपीसीएल के अंतर्गत आपको करना पड़ता है। साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए या ट्रांसमिशन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में जो वर्किंग कल्चर होता है वो बहुत ही अलग टाइप का होता है। तो इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि आप जो काम करने जा रहे हो या जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, टीजी2 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, तभी आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड हो गए। अगर आपको क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होता है वो पैसा ही होता है। पैसे के लिए ही लोग सारे काम करते हैं। तो हमें ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कितना वेतन मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज कि हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी देख रखा होगा कि यूपीपीसीएल टीजी2 में नोटिफिकेशन में आपको ये दिया होगा कि 27,200 जो है पे बैंड 4 में आपको दिया जाएगा। तो देखिए, ये 7 पे का पे मैट्रिक्स है, जिसमें पहले जो है वो ग्रेड पे हुआ करता था इसके पहले। ठीक है, तो उसमें जो ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से आपका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 2600 ग्रेड पे है। ठीक है, 2600 ग्रेड पे में अब आपको जो है ये पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पे मैट्रिक्स में 2600 में जो सबसे पहला पे आता है आपका बेसिक आता है, वो कितना आता है, 27,200 रुपए। ठीक, 27,200 रुपए आपका बेसिक होगा स्टार्टिंग से। ठीक, साथ ही साथ इस पे आपको मिलेगा कितना, डीए, जो कि अभी चल रहा है इस टाइम क्या है, 17%। ये डीए वैसे तो अभी तक और बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि साल भर में जो डीए होता है, ये जो डीए डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं, ठीक है, तो ये साल भर में 2 बार बढ़ता है, जो कि महंगाई से डिपेंडेंट होता है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है तो उसी हिसाब से ये बढ़ता है, और ये साल भर में 2 बार बढ़ता है। लेकिन अभी के लिए जो महंगाई भत्ता है वो केंद्र सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए फ्रीज कर दिया, क्योंकि सरकार की वित्तीय हालत बहुत खराब चल रही है। इसलिए महंगाई भत्ता अभी के लिए क्या जो है वो और फर्दर इंक्रीज के लिए अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो आपको डीए मिल रहा है वो 17% मिल रहा है। वैसे अगर बढ़ा होता नॉर्मली तो 4% अभी जनवरी में बढ़ना था, जिससे क्या हो जाता आपका ये 21% हो जाता, और उसके बाद फिर आपका एक बार दोबारा कहाँ पे, जुलाई में फिर बढ़ता 2 या 3%। तो मान के चलिए कि आपका अभी तक लगभग 24% के आसपास होता, जो कि अभी आपको कितना मिल रहा है, 17%। ये वापस से अगले जुलाई से या जनवरी के बाद से क्या हो जाएगा, वापस से आपका जितना होगा ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 27,200 का आप 17% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4,624, और इसका जब टोटल ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31,824। ठीक है, ये आपका इनिशियल इतना वेतन हुआ। साथ ही साथ इसमें कुछ आपको क्या होते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस मिलता है, तो 200 रुपए मेडिकल अलाउंस हो गया, और 200 रुपए क्या हो जाएगा आपका सीसीए, सिटी कंपल्सरी अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलके आपका लगभग हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि 32,000 से आपको 32,000 से एवब पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, पर मंथ। साथ ही साथ और कुछ बेनिफिट जो होते हैं, आपका जो ये 27,200 है, तो हर साल आपका साथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता है। तो आपकी जो ये बेसिक होती है 27,200, इस पे 3% का इंक्रीमेंट लेते हैं हर साल में। तो वो जो कि कैलकुलेट करके वो मैट्रिक्स ही बना दी गई है कि आपको अगले साल कितना मिलेगा। तो इसमें दिया गया है कि अगले साल 1 साल बाद आपको 28,000 वाले पे आ जाओगे, उसके बाद क्या है आपका 28,800, फिर 29,700, इस तरीके से हर साल आपका 3% ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो ग्रेड पे बढ़ जाता है, या फिर 9 साल पे आपका क्या होता है, 9 साल पे आपका अगर प्रमोशन नहीं होता है तो 9 साल पे क्या होता है, एसीपी कहते हैं, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका एश्योर्ड है, मतलब निश्चित है कि आपको इस इतने 9 साल की ड्यूटी करने के बाद या 9 साल की जॉब करने के बाद आपको एक उन्नति दी जाएगी। आपका प्रमोशन नहीं होता है तो तब भी आपको क्या होगा, वेतन में जो है वेतनमान बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है 9 साल के बाद, फिर 14 साल के बाद, फिर क्या होता है 19 साल के बाद।
9, 14 और 19 साल के बाद क्या होता है, आपका ग्रेड पे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुई अभी तक बात क्या है सैलरी के बारे में। हमने ये जान लिया कि हमें, आप ये मान के चलिए कि आपको पर मंथ 32,000 रुपए से एवं भी स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है आपको यूपीपीसीएल में। ठीक है, अब अगली चीज है हमारा कि हम यूपीपीसीएल में सर TG2 के लिए काम क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, हमें, आप यूपीपीसीएल में जिस दिन ज्वाइन करोगे तो उसके अगले दिन से आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यूपीपीसीएल के बारे में पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएल में क्या क्या चीजें हैं। तो यूपीपीसीएल 2 विंग है। ठीक है, पहला कौन सा है, ट्रांसमिशन, और दूसरा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन में क्या क्या आता है, ट्रांसमिशन में आता है 132, 220, 400 और 765 केबी के जितने भी सब स्टेशन है वो किस में आएंगे, ट्रांसमिशन में आएंगे। ठीक है, और इसकी जो भी लाइनें वगैरह आएंगी तो वो सब ट्रांसमिशन में आएंगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा 33 केबी का सब स्टेशन, 11 केबी का सब स्टेशन, और उसकी जितनी भी लाइनें हैं वो किस में आएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन में क्या काम करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन में जो TG2 का काम होता है वो उनका शिफ्ट ड्यूटी लगता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो टोटल एक सब स्टेशन पे 4 TG2 पोस्टेड रहते हैं, 4 TG2, कहीं कहीं पे 3 भी रहते हैं, तो 3 लोग रहते हैं, वो 8-8 घंटे की अपना शिफ्ट ड्यूटी 24 घंटे का करते रहते हैं। ठीक, दूसरा, अब इस 8 घंटे में उनको करना क्या होता है, इस 8 घंटे में उनको ये एक लॉग शीट दी हुई होती है, इसका कुछ फॉर्मेट इस टाइप का होता है। इसमें 24 घंटे के कॉलम बने रहते हैं। ठीक है, हर 24 घंटे में जितने भी आपके फीडर होंगे 33 केबी के, 132 केबी के, तो उस पे ये हर घंटे में कितना एम्पियर का कितना लोड आया उस फीडर पे, वो लोड भरना होता है। साथ ही साथ उसमें मेगावाट भरना होता है। तो ये सारी चीजें वो मीटर पे दिए होते हैं, मीटर पे रीडिंग आ रही होती है, वही रीडिंग उठा के आपको इस लॉग शीट पे भरना होता है। ठीक है, 24 घंटे में पूरा ये 24 घंटे का एक लॉग शीट होता है, एक पेज जो होता है 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये पहला काम, तो सबसे बड़ा काम ये होगा जो आपका मेन काम है, आपको रीडिंग भरते रहना है 24 घंटे का। दूसरा चीज क्या है, अब ये आपको हमने दिखा दिया 132 केवी सब स्टेशन का कंट्रोल रूम है। तो इस कंट्रोल रूम में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पैनल लगे होते हैं। ठीक है, तो इन पैनलों का काम क्या होता है, ये पैनल जो होते हैं जितने भी आपके बाहर इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, तो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के लिए होते हैं, साथ ही साथ लाइनों के प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि जब भी लाइन में कोई फॉल्ट हो तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिले लगे होते हैं, वो रिले ऑपरेट होके उस ब्रेकर को ट्रिप करा देते हैं, खोल देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा वो फॉल्ट करंट जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि हमारी और भी लाइनें साथ साथ में ट्रिप होती रहेंगी और वो बहुत बड़े फॉल्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पैनल लगे होते हैं। अब इसमें एक पैनल है, जैसे हम इस पे बताएं तो आपको क्या करना होता है, तो जिसमें जैसे ये स्विच आप देख रहे हैं, ये स्विच बना हुआ है, इसको TNC स्विच बोलते हैं, ट्रिप नॉर्मल क्लोज। ठीक है, तो इसमें 3 पोजीशन होता है। इस ट्रिप TNC स्विच का काम क्या होता है, जब भी मान लीजिए आपको मान लीजिए एक कोई फीडर बंद करना हुआ, किसी फीडर पे आपको कोई काम करना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इस स्विच से क्या करेंगे, इसको ट्रिप करोगे। ठीक है, ओपन करोगे, तो इससे क्या होगा, सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे ये लगा हुआ, जब ये ओपन कर दोगे तो आप यहाँ पर ये एक साइन बोर्ड हम ये लगा देते हैं कि ये यंत्र बंद है, या फिर जो भी शट डाउन का हम यहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं। इसके बाद क्या है कि हम आपको पता होगा कि जब ब्रेकर ओपन हो जाता है तब भी हम वहां पर काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमको क्या होता है कि स्विच यार्ड में जाके आइसोलेटर जो लगा होता है वो आइसोलेटर भी खोलना होता है। तो ये आपका एक आइसोलेटर का फिगर बना है, जिसमें ये देखिए तीनों पोल, एक पोल ये होगा, दूसरा पोल ये होगा, तीसरा पोल ये पीछे है। ठीक है, तो ये तीनों पोल RYB फेज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अभी ये ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे उसका वो हैंडल लगा होता है, इस हैंडल के द्वारा हम इसको खोलते बंद करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यार्ड में जाके ये आइसोलेटर क्या करना पड़ेगा, खोलना भी पड़ेगा। ये TG2 का काम होता है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आइसोलेटर खोल के, और साथ में ये अर्थलिंक होती है। आइसोलेटर खोलने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप ब्रेकर खोलोगे, फिर आइसोलेटर खोलोगे, उसके बाद क्या होगा, अर्थलिंक लगाओगे। अर्थलिंक क्या होगा, यहाँ से आइसोलेटर में आपको ये लगाना होगा, तब क्या होगा, आप सेफ तरीके से इस पे कुछ भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंडक्शन करंट बहुत ज्यादा आती है। तो ये चीज आप बहुत मतलब ध्यान रखना कि आपको अर्थलिंक जरूर लगाना है, तभी आपको कहीं पर काम करना है। ठीक है, वो आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत जरूरी है, या जो भी वहां पर काम कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रांसमिशन में आपको मेनली यही काम करने होते हैं। एक तो आपको 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करनी है,
शिफ्ट ड्यूटी में आपको अपने 8 घंटे में आपको लॉग शीट में वो लोड भरते रहना है, जितने भी फीडर हैं उनके लोड भरते रहना है, उसका मेगावाट भरते रहना है, एमबीए भरते रहना है। साथ ही कुछ रजिस्टर्स होते हैं, स्टॉपेज रजिस्टर, जैसे होगा कि आपने 24 घंटे में किस फीडर को कितनी सप्लाई दी या फिर किस फीडर पे कितनी ट्रिपिंग्स आई, ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स भी आपको मेंटेन करने होते हैं। कुल मिला के एक सब स्टेशन पे 23 रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं। अभी वो 23 रजिस्टर के बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अगला हम आगे देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या काम है आपको, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम होता है, एक तो अगर आपकी ड्यूटी सब स्टेशन पर लगी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग जगह आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो अगर आपकी ड्यूटी सब स्टेशन पर लगी है, सब स्टेशन ऑपरेशन के लिए, तो आप क्या काम करोगे, सब स्टेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस करोगे। तो ऑपरेशन में मेनली वही काम है, आपको मान लीजिए 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है, तो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में आपको वही ऑपरेशन करना है। 33 केवी के फीडर, सॉरी 33 के नहीं, 11 केवी के फीडर ओपन करने हैं, बंद करने हैं, और जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से आपको सप्लाई चलानी। मान लीजिए किसी गांव को 18 घंटे सप्लाई देनी है, शहर को 24 घंटे सप्लाई देनी है, तो आपको वो मेंटेन करते रहना पड़ेगा। जो शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल के हिसाब से आपको वो फीडर खोलना बंद करना पड़ेगा। 18 घंटे की सप्लाई देनी है तो मतलब 18 घंटे के लिए ही दोगे आप, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो 18 घंटे के बाद उसको क्या करना है, उस फीडर को खोल देना है। तो ये काम हुआ आपका ऑपरेशन का, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, आपको सब स्टेशन मेंटेनेंस का भी देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर पे लगा हुआ फ्यूज उड़ जाता है सब स्टेशन पे, तो वो फ्यूज अगर कोई नहीं है, ज्यादातर तो जैसे संविदा कर्मी होते हैं, संविदा कर्मी आपके काम के लिए होते हैं, मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो वो फ्यूज भी आपको बांधना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि आपको ये करना पड़ सकता है। दूसरा काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन। अगर आप सब स्टेशन पे नहीं काम कर रहे हो तो आपका क्या रेवेन्यू पे लगा दिया जाएगा, मतलब राजस्व वसूली के लिए बिल का जो है, आपको बिल जो है कंज्यूमर से कलेक्ट करना है। या फिर आप कैंप लगा के आप कहीं पर पर्ची काट रहे होंगे, वो पर्ची काट के क्या वही बिल जमा करते हैं, ठीक है। अगला काम क्या होता है आपका, शट डाउन। आप जैसे 11 केबी की कोई भी लाइन है, अगर वहां पर क्या हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, तो शट डाउन आपके नाम से ही इशू होता है 11 केबी के फीडर पर, ठीक है। फिर वहां पर जो भी है वो जो काम करते हैं वो संविदा कर्मी होते हैं। संविदा कर्मी में भी वो लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो जो प्राइवेट आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके वहां पर वो फॉल्ट ठीक करते हैं। साथ में आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो फॉल्ट को कम से कम टाइम में सही करना होता है। तो जितनी भी 11 केबी की लाइनें होंगी, साथ में एलटी लाइनें भी आपको मतलब देखनी पड़ सकती है, उनका जो भी मेंटेनेंस होगा। इसके अलावा जो है फीडर पर जितना है एटीएनसी लॉस। एटीएनसी लॉस का मतलब होता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, इसका टेक्निकल नेम है ये है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपको उस फीडर पे चोरी कम करना। जो फीडर आपके नाम पर अलॉटेड है, 11 केबी का अगर फीडर आपके नाम पे है, उस फीडर पर आपको चोरी कम करना है। और साथ ही साथ आपको अगर क्या होगा कि जैसे कभी कभी कैंप लगाते हैं, इसके अलावा जब रेड करते हैं, मास रेड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, साथ में जाना पड़ता है आपको। तो वहां पर थोड़ा सा खतरे वाला भी काम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कभी कभी भीड़ जो है वो इकट्ठा करके कभी कभी मारपीट भी कर देती है, तो वो चीज थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज फायदा ये है कि जैसे आप लोगों से जुड़े होते हैं, आप कंज्यूमर से जुड़े होते हैं, तो आपके क्षेत्र में लोगों की पहचान होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने का तरीका यह है कि आपको मतलब लोगों से आपको मिलजुल के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, क्षेत्र में कभी कभी अगर आपने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर ली तो क्या होता है कि लोग पिट भी जाते हैं। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा अच्छा है, क्या हमें क्या लेना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन। तो वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी पसंद क्या है। आप घूमने वाली जॉब चाहते हो कि आपको क्षेत्र में जाना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, साथ ही साथ आपको काम का भी जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है कि जिसको ये चीज पसंद हो कि सर हमको घूमना है, हमको और लोगों से जाके मिलना है, बात करना है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन करो। अदरवाइज आपको अगर ये चाह रहे हो 8 घंटे की बस हमें ड्यूटी करनी है और उसके बाद हम अपना घर पे आके आराम करें, हमें कोई फोन ना करे, तो उसके लिए आपको द बेस्ट जो है वो है आपके लिए ट्रांसमिशन, ठीक है। आप ट्रांसमिशन लो और बिंदास 8 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद अपना घर आओ, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आप घर पर सो रहे होंगे, उसके लिए भी फोन आएगा कि यहाँ पर लाइन जो बंद हो गई, आप आके इसको सही करवाओ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जिम्मेदारियां ज्यादा है, लेकिन ये है कि आपको लोगों से जान पहचान रहेगी, तो चीजें थोड़ा सा क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो आज पर यहीं पर एंड करते हैं।